देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर प्रकार की एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमारे टेंस चेंज करना आता है, वॉइस चेंज करना आता है, स्पीच चेंज करना आता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन आते हैं, एडवर्ब आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, मतलब ए टू जेड चीज़ें एग्ज़ाम में आती है। डिटर्मिनर्स, मॉडल, एक्सिलरी वर्ब, सभी प्रकार की चीज़ें आती है। हमको यदि एक एक सेंटेंस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो हमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सभी वाक्यों को पढ़ें, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो हमें बस और क्या है, और क्या चाहिए। जैसे हम किसी वाक्य में कोई वाक्य लिख देते हैं और बोलते हैं इस टेंस में चेंज करो, तो यदि उस टेंस में चेंज कर दिया तो एक ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस चेंज हुआ, हमें पूरी संरचना पता चल गई। हम सभी प्रकार के टेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब वो जो टेंस पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये जो 10-20 मिनट का क्लास है ये आपको देख लेना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार किस प्रकार से चेंज होते हैं, वॉइस किस प्रकार से होते हैं, स्पीच किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, डू एज डायरेक्टेड है और कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है और 10-12 सेंटेंसेस है। आपको इसको देखना है। क्या है पहला सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश और चेंज करना है इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यदि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस आए, किसी भी प्रकार का सेंटेंस पर आएगा ज़रूर, आता ज़रूर है। बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार का टेंस आएगा कि मतलब किसी भी टेंस से रिलेटेड और आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। बाकी जो अन्य टेंस में बदल रहे हैं तो हम धीरे धीरे सभी टेंस के देख लेंगे। आज इसका देखा, कल किसका देखा, तो आपको एक एक दिन में एक मिनट में पूरा टेंस की जानकारी हो जाएगी। तो पूरा रट्ठा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमको कि हमें पूरा टेंस का चार्ट पढ़ लें उठाकर, पूरा वॉइस का चार्ट पढ़ लें उठाकर, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको 1 से 2 मिनट का समय लगता है, देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, बस और क्या है। तो देख लीजिएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हमको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की संरचना क्या होती है। सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में सहायक क्रिया लिखते हैं, हेड हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस एमवी मेन वर्ब लिखते हैं, उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। वर्ब का भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होते हैं। तो आपको लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो सब चीज़ सेंटेंस में दी होती हैं, कोई अलग से कुछ लाकर नहीं है किया है कि अपन को थोड़ा बदलना पड़ता है। यदि फर्स्ट फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यदि थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो उसको हटा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, अलग से कुछ नहीं लिखना है और उनमें से कम करके ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें देख लीजिएगा हमारा संरचना कहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो ये सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में हेड लिखना है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हेड लिखा, और उसके बाद में मेन वर्ब लिखना है, स्पीक है तो स्पोकन थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है हमको इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। ये हमने बदल दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और सेंटेंस का रूल्स बोलता है क्या कि हमारे सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के, एक तो बिगनिंग कैपिटल लेटर से होती है और एंड जब करना होता है तो क्या होता है, यदि अफर्मेटिव हो तो फुल स्टॉप रहेगा, और नेगेटिव भी हो तो फुल स्टॉप रहेगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई है, हमने चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। इसको हमें क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है दोस्तों, वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। पहला सेंटेंस से टेंस की स्ट्रक्चर सीख गए, दूसरे सेंटेंस से वॉइस की स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है WH फैमिली वाला, और WH फैमिली में भी ये थोड़ा अलग है।
हु का पैसिव वॉइस में थोड़ा अलग होता है, बाकी जो WH फैमिली का मेंबर होते हैं उसका अलग होता है पैसिव वॉइस। केवल इसमें ध्यान रखना है कि इसका क्या होगा। तो इसका देखिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है ना, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। हु वाले सेंटेंसेस आए, जो भी किसी भी प्रकार का हु वाला आता है, हर एग्ज़ाम में हु वाला आता ज़रूर है। तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस आए, हु वाले आए, है ना, तो आपको सबसे पहले तो बाय होम लिखना है। क्या लिखना है, बाय होम लिखना है। चलो मैं लिख कर बताता हूँ। तो बाय होम लिखा सबसे पहले तो बाय होम। फिर हमें टेंस देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट का है। तो जब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये अगला टेंस कौन सा आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज एम आर। तो हमको बाय होम लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या है, इज एम आर। तो बाय होम आर। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है अपना, यू। क्या है सब्जेक्ट, यू। फिर दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय होम आर यू टॉट, TAUGHT, इंग्लिश। ये थोड़ा सा अलग है, अन्य वॉइस की वजह से, जो अन्य वॉइस होते हैं ना उससे थोड़ा अलग होता है ना। ये जो हो वाले सेंटेंस होते हैं ना, ये थोड़े अलग होते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बाय होम लिखना है, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, और ऑब्जेक्ट लिखना है। और पर दोस्तों ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कभी कभार क्या होता है, दो चीज़ें होती है, हैड बीन, हैव बीन, विल बी, वैसे उसका विल बी, शैल बी, इस प्रकार से दो फ्रेज मिलकर के बनती बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब। तो वो तब कन्फ्यूजन नहीं होना। फिर हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है हैव, और यू सब्जेक्ट लिखना है और बीन लिखना है, ठीक है ना। तो ये मैं अगली चीज़ भी बता रहा हूँ, कभी ये समझाया ना, कभी ये वाले आ गए ना, कुछ अगला टेंस से रिलेटेड आ गया। मान लिया जाए कि यहाँ आया कि हु टीचिंग यू इंग्लिश आ गया, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको यह आर तो आ रहा है, पर वो जो बीइंग आएगा ना अगला वो इसका वो यहाँ नहीं लिखना है, वो यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो दो पार्ट में आती ना वो जो हेल्पिंग वर्ब, तब हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। हैव बीन वही नहीं लिख देना, ये बाय होम हैव बीन या इज बीइंग या आर बीइंग यही नहीं लिखना है। दो पार्ट में से एक पार्ट, पहला पार्ट पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर दूसरा पार्ट लिखेंगे। याद रखना, बहुत ही ये मान के चलिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, यदि आपने ये चीज़ समझ लिया तो। ठीक है, हमारा हो गया सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट। लोग आपसे नहीं आपके हालात से मिलते हैं। लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। यदि आपका हालात सही हैं, कंडीशन सही है, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड हो जाएंगे। और यदि आपके हालात गलत हैं, वीक हैं आप, पुअर हैं आप, तो आपका फ्रेंडशिप नहीं रहेगा, कोई आपसे मित्रता नहीं करेगा। तो हालात है ना, अपना कंडीशन, उससे हाथ मिलाते हैं लोग। हमारा कंडीशन बेहतर है तो सभी फ्रेंड्स हैं, हमारी कंडीशन लो है मतलब बिल्कुल, तो कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं है। मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। मोना अपने पिताजी को पत्र लिख रही थी। ये भी क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है। किसमें, वॉइस में चेंज करना है। तो दोस्तों आपको पता है ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। आपने यहाँ तक देखा होगा, मोना वाज राइटिंग अ लेटर तक का तो वॉइस देखा होगा कभी कभार, पर ये अदर वर्ड भी तो आया, फिर आपको कन्फ्यूजन डाल देगा। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अदर वर्ड का कोई रोल नहीं है। अदर वर्ड जो भी आते हैं सेंटेंस में, उसका रोल यही होता है कि आपको आखिरी में ही लगना है, बीच में नहीं फंसना है। बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में मेन मुखिया आएंगे और आपका काम अदर वर्ड में होना,
तो अदर वर्ड में ही रहना है, जहाँ लगा है वहीं रहना, आपका स्थान बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, और जहाँ है वहीं है आप, वही रहो आप। बाकी ये जो और मेंबर हैं ये हो सकते हैं इधर उधर, पर अदर वर्ड बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। जहाँ आए सेंटेंस में उसका स्थान वहीं फिक्स है। तो देख लीजिएगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का होता है ना क्लास में स्थान फिक्स होता है। यदि किसी को कोने में बैठना है तो चाहे स्पेस रखी हो, आगे पूरी जगह खाली पड़ी हो, पर वो वहीं आके बैठेगा, क्योंकि उसका अदर वर्ड का स्थान होता है ना, फिक्स होता है। इस प्रकार से वो ये नहीं चाहता है कि हम जो आगे जगह हैं आगे बैठ जाएं, हमको अच्छा समझ में आएगा, पर नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा, पीछे ही बैठेगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारे वॉइस का क्या नियम है, ये हुम वाला अलग है, ये जो हु वाला वो सेंटेंस बिल्कुल अलग है, इसका ध्यान रखना है। बाय हुम पहले आता है और उनमें सब में बाय सब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हमने, क्या है ऑब्जेक्ट, अ लेटर। अब देखिए, ये अगर जो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में है, पर दोस्तों यदि वाज या वर आए तो बी फॉर्म आ जाएगा, वाज बीइंग वर बीइंग, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अ लेटर सिंगुलर है तो वाज आया, वाज बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग, ठीक है। अब क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। क्या है दोस्तों, मेन वर्ब राइटिंग है। तो राइटिंग की राइट है पहला, वो तो राइटिंग तो आईएनजी फॉर्म है, राइट है तो रिटर्न, थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब की, तो ये थर्ड फॉर्म लिखा हमने, रिटर्न। अ लेटर वाज बीइंग रिटर्न। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब लिखा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा, बाय, और सब्जेक्ट क्या है, मोना। यदि नाम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है हमारा अदर वर्ड। क्या बोला था हमने कि उनका स्थान फिक्स है, वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ये हो गया। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर, ठीक है। अदर वर्ड का स्थान जहाँ उपयुक्त था, जहाँ यथावत था, वहीं प्लेस कर दिया, वहीं उसको बिठा दिया, उसको नहीं वो आगे पीछे किया हमने। बाकी पूरा हमारा जो सेंटेंस है उसको ज़रूर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ला दिए हमने, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंजेस आ गए हमारे, उसमें बीइंग और एक्स्ट्रा आ गई, तो सभी में, और वर्ब में थर्ड फॉर्म आ गया, सब में चेंजेस हुआ। अदर वर्ड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। याद रखना है आपको। कहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम सेंटेंस नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसको तो चलो क्लीन कर देते हैं, हम कर दें ना, क्लीन हो गए ना ये तो कंप्लीट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा सेंटेंस, देख लीजिएगा। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग देमसेल्व्स। चारों भाई, जो चारों भाई हैं ना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, चारों भाई आपस में झगड़ते रहते हैं। इसमें आपको प्रीपोजिशन, जो उपयुक्त प्रीपोजिशन है उसको लगाना है। देखिए मध्य में, आपस में मतलब मध्य में, तो बिटवीन का मतलब भी मध्य में होता है, अमंग का मतलब भी मध्य में होता है, फोर के लिए, और भी कुछ लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, ऑफ लिखते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो हमने बताया था, क्या बताया था हमने प्रीपोजिशन के लेक्चर में, उसके क्लास में बताया था कि यदि दो व्यक्तियों के मध्य में कोई बात, कोई चर्चा हो रही है तो वहाँ बिटवीन आएगा, और यदि दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में कुछ चर्चा, लड़ाई झगड़े, बातें हो रही है तो अमंग आएगा। तो क्या आएगा यहाँ, अमंग। दो से अधिक है ना, चार भाई आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़ते रहते हैं, तो इसमें आपने क्या लिखा, अमंग लिखा, ठीक है। ये आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बिटवीन और अमंग का यूज़ आता है। तो आप बिटवीन का समझ लीजिए,
दो व्यक्तियों के मध्य में। और अमंग का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्ति, 4, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, उनके मध्य में कोई चीज़ हो रही है तो अमंग आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? सेंटेंस 4th कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है 5 में? शी सेड टू मी आई शैल फॉरगिव यू। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। बहुत ही सिंपल होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, कोई कठिनाई नहीं होता है। केवल हमें समझना, थोड़ा सा ध्यान माइंड में बिठाना है कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते, क्या नियम है। कुछ थोड़े नियम है, उसको याद रखना है। इसमें नियम है कि इसमें 2 स्पीच होते हैं, 2 पार्ट होते हैं कोई भी वाक्य के, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो इस इधर देख लीजिए, मैं यहीं से बता देता हूँ ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। और इसमें जो उपयोग तो हो रही है नाम से क्लियर है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये सब इधर रिपोर्टेड स्पीच की जो रिपोर्टेड वर्ब होती है। तो यदि हमारा इस पे ध्यान देना है, हमें कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो इस पे ध्यान दिया जाता है, तब जाके हमारे माइंड में वो संरचनाएँ आ जाती है। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा ना, तो इधर के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा ना, तो इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। पर यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो बहुत सारे बदलाव होते, बहुत सारे में तो कोई ज़्यादा नहीं याद रखने का ज़रूरत है। एक तो टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, बाकी जो अदर वर्ड हैं वो भी चेंज होंगे। जैसे दिस है तो दीज हो जाएगा, और जो डेट है तो दोज हो जाएंगे, इस दिस है तो दीज हो जाएगा। इस प्रकार से यदि टुडे है तो द फॉलोइंग डे, और टुमारो है तो द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से अदर पार्ट ऑफ जो सेंटेंस होते हैं वो भी बदले जाते हैं। और यदि इसके अलावा कोई प्रोनाउन है वो तो बदलते ही हैं, वो तो दोनों चीज़ें बदलते हैं। यदि पास्ट में भी रहे तो भी बदला जाता है, और प्रेजेंट में रहे तो भी बदला जाता है, उसमें तो कुछ नहीं है। बाकी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेड नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। यही चीज़ याद रखना है। और ये कब होगा? यदि हमारा सेंटेंस ऐसे टेंस के होंगे, जैसे ये पास्ट में है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा, फिर टोल्ड नहीं आएगा। और अफर्मेटिव में हो, यदि वाक्य अफर्मेटिव में हो, असर्टिव में हो तभी होगा। बाकी किसी में आस्क्ड होता है, ठीक है ना, किसी में कुछ और होता है, सेड ही रहता है। तो इस प्रकार से वो तो अपना नरेशन वाली चीज़ क्लास में देखना ही है, देख लेंगे आप लोग, पर हमें तो इसको समझना है ना। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का है, तो इधर फॉलोइंग से जो बदलाव होंगे वो होंगे, देख लेना कैसे। तो हम बना रहे हैं इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो शी, तो सेड टू है, तो सेड टू की जगह लिखा हमने क्या? टोल्ड, और ऑब्जेक्ट लिखा मी। अब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटेगा, ये ध्यान रखना है। और इसके मतलब दोनों को क्या कंजक्शन जोड़ेगा? दैट से जोड़ दिया। अब होता है ये प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमने एक सूत्र बताया था कि सन के अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? यदि फर्स्ट पर्सन है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यदि है उससे बदलेंगे, और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? देख लीजिएगा, शी है, तो क्या लिखा हमने? शी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, भले से पास्ट टेंस में तो क्या टेंस में बदलाव होगा? यदि शेल रहेगा तो शुड, विल आएगा तो वुड, बस इतना सा बदलना है, बाकी सेम वैसा का वैसा ही लिखना है। तो शी है तो शेल आएगा नहीं, मतलब आई और वी के साथ तो जनरली शेल आता है, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं अदर
सभी में विल आता है। तो शी तो शेल रहता तो शुड हो जाता, पर यहाँ विल आएगा ना, यहाँ से देखना है ना अभी, तो वुड हो जाएगा। शी वुड फॉरगिव, माफ़ करना है ना, फॉरगिव, बाकी ऐसे ही लिखा। और यू ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन कहीं भी हो उसको तुरंत हमें ध्यान में रखना है कि क्या बदलेगा। तो हमने बताया ना सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी है, तो फॉरगिव मी क्या हो जाएगा, फॉरगिव मी। बहुत आसान है। अब ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना है कि आपको यही सेंटेंस समझ में आया। आपको विल और शेल वाले जितने भी सेंटेंस है सभी समझ में आ गए हैं। एक सेंटेंस से एक से अनेक, एक चीज़ समझना मतलब अनेक चीज़ समझना। इसलिए आप छोटी क्लास नहीं मान सकते हो कि ये तो छोटी क्लास है। छोटी क्लास नहीं है, बहुत बड़ी क्लास है। देख, मान लिया जाए मैं 50 सेंटेंस लिख देता इससे रिलेटेड, तो कितनी बड़ी क्लास हो जाती, बहुत टाइम होता अपना बर्बाद। पर हम सीख गए हैं ना, और आज तो क्या है, सब यही चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसमें हम पूरी चीज़ कंप्लीट कर लें। तो ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ मिल जाए, यही चीज़ तो हम चाहते हैं, क्योंकि हम समय का बचत, समय को बचाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि समय की बचत हो और अधिक सीखे। ठीक है ना, अधिक सीखे और समय की बचत हो, ये हर एक व्यक्ति चाहता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। याद रखना जिंदगी हर एक लूज़र को, याद रखना जिंदगी हर एक लूज़र को लीजेंड बनने का मौका जरूर देती है। आ गया समझ में। अब आते हैं हमारा जिसमें हम मतलब फ्लॉप हो गए थे, ईरर। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ईरर में कोई मिस्टेक रखें, और सबसे बेहतरीन तरीका है ईरर में, यदि आपने मार्क्स हासिल कर लिए तो आप उस क्वेश्चंस का, चाहे वो किसी भी MPTET जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो, GD कांस्टेबल, जिस हर प्रकार की एग्ज़ाम में आता है। ये तो ऐसा नहीं किसी एक एग्ज़ाम में आएगा, ये सभी प्रकार की पटवारी, जितनी भी प्रकार की एग्ज़ाम है सभी में आते हैं। तो इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ईरर में कोई मिस्टेक करें, और ईरर आपको इतना इजी करना है, और क्योंकि बहुत समय की बचत होती है दोस्तों। देखो कितना जल्दी अपन समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना, उससे सबसे कम समय लगता है इसको करने में, पर सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ भी यही है। ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा। पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। वो तो ये तो बात है, कहावत है, पर ये वाक्य हैं। इसमें एरर कहाँ है दोस्तों, ये देखना है हमको। एरर फाइंड आउट करना है। तो क्या है एरर इसमें, पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, तो दिखाई दिया एरर, नहीं दिखाई दिया हमको, क्योंकि ये है प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, पीपल है और ये एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो आपने ये जो वर्ब क्या है, सिंगुलर लगा रखी है दोस्तों। हमने पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया ही है। क्या समझाया हमने, कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हमें प्लूरल ही यूज़ करना है। तो ये अलग बात है कि इधर नाउन है इधर वर्ब है, तो ये तो सिंगुलर बनने के लिए ऐसे एस लगाया जाता है। तो दोस्तों हमने एस हटा दिया, तो हमारा वाक्य क्या हुआ, हमारा एरर क्या है, यही थी। कितनी छोटी सी एरर थी, बाकी किसी में एरर नहीं थी। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। लोग जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट था तो वर्ब प्लूरल बनानी थी हमको, यहाँ सिंगुलर थी वर्ब, तो वो एरर थी, तो हमने तुरंत फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। शी होप दैट हर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी, नो एरर। इसमें एरर कहाँ दिखाई दिया, तुरंत दिखाई दिया दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ लिया है
कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होगी। तो ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। हमने बोला था जो नॉर्मल वर्ब होती है ना, जिसमें एस या ईएस नहीं होते, वो सब प्लूरल वर्ब होती है। अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो एस या ईएस या आईईएस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, इसमें प्लूरल बनाना है, होप में एस जोड़ना है। इसमें एस जोड़ेंगे तो हमारा वाक्य करेक्ट हो जाए, क्योंकि ही शी इट नेम यदि आया तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और अगर नहीं आया तो सिंगल वही वर्ब रहती है, उसमें एस या ईएस नहीं रहता है। तो उसे उम्मीद है कि उसका बच्चा स्वस्थ, नॉर्मल और स्वस्थ, उनका बच्चा नॉर्मल और स्वस्थ रहेगा। उन्हें ऐसी उम्मीद है। क्या उम्मीद है उन्हें, कि उनका बच्चा कैसा रहेगा, नॉर्मल और स्वस्थ रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, कितनी बड़ी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें बहुत कम समय में हमने सीखी हैं। बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट में हमने बहुत चीज़ें सीख लिया हैं, कि यदि अपन कभी प्रैक्टिस भी करें ना घर पे, तो आप लोग बहुत, जो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ क्या नहीं सीखा है, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। मतलब आपने क्या सीख लिया आपने दोस्तों, वॉइस सीख लिया, स्पीच सीख लिया, है ना, टेंस को चेंज करना सीख लिया। एक नहीं 1000 वाक्य कर सकते हैं हम, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा क्लास आपको? यदि अच्छा लगा ना क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।